बच्चों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने आज अपने इस वीडियो में समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रथम अध्याय जो कि संरचनात्मक परिवर्तन का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। बच्चों, यह अध्याय अति महत्वपूर्ण है तथा बोर्ड परीक्षा में बहुत उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें तथा वीडियो पूरा देखने के बाद बच्चों हमें कमेंट्स के द्वारा यह अवश्य बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा प्रथम अध्याय जो कि समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र से है, संरचनात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, समाजशास्त्र जो सेकंड प्रश्न पत्र हमारा है, संरचनात्मक परिवर्तन। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तन में सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना क्या है, यानी सामाजिक संरचना किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसको ध्यान से देखना कि सामाजिक संरचना से आशय समाज के विभिन्न अंगों की व्यवस्थित क्रमबद्धता से है, यानी समाज के विभिन्न अंग। सामाजिक संरचना का तात्पर्य बच्चों होता है कि समाज के विभिन्न अंग, और वे अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे समाज की संस्थाएं, व्यक्तियों की स्थितियां और व्यक्तियों की भूमिका, ये सब क्या है, हमारे समाज के अंग हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सामाजिक संरचना से आशय समाज के विभिन्न अंगों की व्यवस्थित क्रमबद्धता से है, यानी यह व्यवस्थित क्रमबद्धता सामाजिक संस्थाओं, स्थितियों, भूमिकाओं आदि के एक निश्चित ढंग से संबद्ध हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यानी आप बहुत ही साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि समाज का व्यवस्थित ढांचा ही सामाजिक संरचना कहलाता है। आप इतनी सी परिभाषा भी कह सकते हैं कि समाज का, यानी एक सभ्य समाज का व्यवस्थित ढांचा ही सामाजिक संरचना कहलाता है। तो सामाजिक संरचना यानी समाज का व्यवस्थित ढांचा क्या होता है, जहाँ पर समाज की संपूर्ण संस्थाएं नियम पूर्वक कार्य करती हों, वहाँ की स्थितियाँ यानी समाज की जो स्थिति हो वो सामाजिक हो, और व्यक्तियों की भूमिकाएं भी समान हो, या अच्छी भूमिका व्यक्ति समाज में अपनी रखता हो, तो इसे ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों, ये इतना समझ में आया मेरे हिसाब से। सामाजिक संरचना क्या है कि समाज का व्यवस्थित ढांचा ही सामाजिक संरचना कहलाता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि समाज का व्यवस्थित सामाजिक ढांचा जिसमें संस्थाओं का अच्छी ढंग से संचालन होना, स्थितियों का निर्धारण होना और व्यक्तियों की भूमिकाओं का नियम पूर्वक चलना ही सामाजिक संरचना कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पर सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व। तो सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, सामाजिक संरचना के निम्नलिखित 3 प्रकार के प्रमुख तत्व होते हैं, यानी जो 3 प्रकार के तत्व होते हैं ये सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व होते हैं। पहला, सामाजिक आदर्श, यानी सामाजिक संरचना का प्रमुख तत्व क्या होता है, पहला सामाजिक आदर्श, और दूसरा क्या होता है सामाजिक स्थिति, और तीसरा होता है सामाजिक भूमिका। तो हम देखते हैं सामाजिक आदर्श, जो सामाजिक संरचना का प्रमुख तत्व है सामाजिक आदर्श। तो सामाजिक आदर्श में क्या होता है कि व्यक्तियों के व्यवहार का निर्देशन होता है, यानी जो सामाजिक आदर्श हमारा होता है उसमें व्यक्तियों के व्यवहार का निर्देशन होता है, यानी व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होता है इसको निर्देशित करना होता है समाज के सभ्य लोगों द्वारा। अब दूसरा होता है सामाजिक स्थिति, यानी हमारी सामाजिक स्थिति कैसी है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति कैसी है। तो इसमें समाज द्वारा व्यक्ति को दिया गया पद ही सामाजिक स्थिति की विवेचना करता है। अब वह पद कौन सा होता है, जैसे समाज जो व्यक्ति को देता है, यानी अच्छा व्यक्ति होता है तो उसे अच्छा पद समाज के व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता है, यानी उसे उपनाम से संबोधित किया जाता है। जैसे कोई अध्यापक होता है तो उसे अध्यापक के नाम से संबोधित किया जाता है, और कोई मान लीजिए व्यक्ति उठाईगीर किस्म का होता है तो उसे चोर, बेईमान, उठाईगीर इस प्रकार के पदों से संबोधित करते हैं। इसलिए सामाजिक स्थिति यानी समाज में व्यक्तियों के द्वारा दिया गया पद ही सामाजिक स्थिति कहलाता है।
अब तीसरा बच्चों हमारा सामाजिक भूमिका। तो सामाजिक भूमिका क्या होती है, यानी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला आचरण का ज्ञान ही सामाजिक भूमिका कहलाता है। यानी व्यक्ति का आचरण कैसा है और वह किस प्रकार का समाज में ज्ञान बांटता है, तो उसे ही हम यानी और उसका समाज के प्रति यानी समाज के लोगों के प्रति उस व्यक्ति की भूमिका क्या है, यही सामाजिक भूमिका कहलाती है। यह व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला आचरण का ज्ञान ही सामाजिक भूमिका कहलाता है। यह उसका आचरण समाज में कैसा है उसका ज्ञान करके ही उसकी भूमिका को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब बच्चों इतना समझ में आया सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व। तो सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व सामाजिक आदर्श, सामाजिक स्थिति और सामाजिक भूमिका। ठीक है, तो इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो आप लोग कर भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा मेरे बताने के अनुसार। उसके बाद अब अगला तीसरा प्रश्न हमारा बनता है कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या है, यानी संरचनात्मक परिवर्तन। तो देखिए इसमें मैंने शॉर्ट परिभाषा लिखी है कि सामाजिक संरचना अर्थात समाज के ढांचे में होने वाले मूलभूत परिवर्तन। और समाज के ढांचे क्या हैं, जैसे जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, हिंदू विवाह, ये सब सामाजिक कह सकते हैं ढांचे हैं। तो इसमें होने वाले यानी समाज में इन ढांचों के बीच में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जाति व्यवस्था में परिवर्तन, प्राचीन काल में जाति व्यवस्था जो थी वह बहुत ही कह सकते हैं आप नियमों पर आधारित थी, और किंतु आज की जाति व्यवस्था नियमों पर आधारित ना होकर के लचीली व्यवस्था बन गई है। फिर संयुक्त परिवार, प्राचीन काल में संयुक्त परिवार को मान्यता अधिक मिलती थी, किंतु आज के युग में संयुक्त परिवार कम दिखाई देता है, विकसित परिवार ज़्यादा या एकाकी परिवार ज़्यादा दिखाई देता है। और हिंदू विवाह, यानी हिंदू विवाह पहले नियम इत्यादि से होते थे, किंतु आज नियमों की कोई प्रतिबद्धता नहीं रह जाती है। इसलिए इसमें कहा गया कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या है, यानी सामाजिक संरचना अर्थात समाज के ढांचे में होने वाले मूलभूत परिवर्तन। और समाज के ढांचे क्या हैं, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और हिंदू विवाह, यानी इन सामाजिक व्यवस्था, संयुक्त परिवार, हिंदू विवाह इत्यादि में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आप कह सकते हैं कि जो सामाजिक संरचना के मुख्य ढांचे हैं, जो जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, हिंदू विवाह, इसमें होने वाले परिवर्तनों को ही हम संयुक्त परिवर्तन कहते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे बच्चों देखते हैं, हमारा चौथा प्रश्न बनता है कि उपनिवेश काल किसे कहते हैं। देखिए कहीं कहीं पर आपको उपनिवेशवाद और उपनिवेश काल, ठीक, ये दो शब्द हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं सबसे पहले उपनिवेशवाद। ठीक, तो उपनिवेशवाद अब पहले हम बता रहे हैं आपको 19वीं शताब्दी के साम्राज्यवाद के समय जो छल कपट, चालाकी, बर्बरता, शोषण तथा खूनी संघर्षों से भरा हुआ था या परिपूर्ण था, उस समय विश्व के साम्राज्यवादी देशों ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त करके उन पर उपनिवेश स्थापित करने प्रारंभ कर दिए थे। अब देखिए 19वीं शताब्दी के साम्राज्यवाद, यानी 19वीं शताब्दी में जो साम्राज्यवाद था, आप कह सकते हैं साम्राज्यवाद यानी कह सकते हैं अंग्रेज़ों का शासनकाल था। तो उस समय छल कपट से और चालाकी तथा बर्बरता और शोषण तथा खूनी संघर्षों से परिपूर्ण था। क्यों परिपूर्ण था? क्योंकि उस समय लोग एक दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते थे। जैसे कह सकते हैं छल कपट के, चालाकी के, बर्बरता के, शोषण के तथा खूनी संघर्ष करके दूसरे राज्य को अपने में मिलाने का प्रयास और उस पर अपनी शासन व्यवस्था जमाने का प्रयास करते थे। तो उसे ही हम कहते हैं उपनिवेश काल, उपनिवेशवाद। उस समय विश्व के साम्राज्यवादी देशों ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त करके उन पर उपनिवेश स्थापित करने प्रारंभ कर दिए थे। यानी जब उस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था तो उसमें साम्राज्यवादी जो देश थे, जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, वे देश छोटे देशों पर विजय प्राप्त करते थे और उन पर अपना उपनिवेश स्थापित करना प्रारंभ कर देते थे। इसे हम कहते हैं उपनिवेशवाद। अब आगे देखते हैं उपनिवेश काल किसे कहते हैं। ये उपनिवेश कालवाद है। अब उपनिवेश काल कहते हैं एक देश का दूसरे देश पर व्यापार करने के लिए वहाँ की जनता पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर उसे पराधीन बनाना ही उपनिवेशवाद कहलाता है तथा इसी पराधीनता के समय को उपनिवेश काल कहा जाता है। यानी एक देश जब दूसरे देश पर व्यापार करने के लिए वहाँ की जनता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है और उसे पराधीन बना लेता है, यानी अपने अधीन या दूसरे के अधीन कर देता है अपना प्रभुत्व जमा करके, या एक देश दूसरे देश
पर आक्रमण करके वहाँ की जनता को दूसरे के अधीन कर देता है, तो इसी को ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तथा इस पराधीनता के समय को, यानी जब उस समय जब वह देश दूसरे की गुलामी से ग्रसित होता है, तब इस समय को उपनिवेश काल कहा जाता है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अब आगे देखते हैं, हमारा पांचवा प्रश्न बनता है, इसमें से पांचवा प्रश्न हमारा बनता है कि उपनिवेश काल में भारतीय समाज में हुए मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन। तो उपनिवेश काल में भारतीय समाज में या भारतीय कह सकते हैं समाज में हुए मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। जैसे मानवतावादी एवं समानतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन, यानी जो भारतीय समाज में उपनिवेश काल में परिवर्तन हुए थे, तो इसमें मानवतावादी एवं समानतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन मिला था। तथा दूसरा क्या है, कुरीतियों की समाप्ति हुई थी, यानी जो अनेक कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे जाति पात अंधविश्वास, इनकी समाप्ति हुई थी। उसके बाद में स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार आया था। अब स्त्रियों की परिस्थिति यानी जो पहले की पूर्व की स्थिति थी उनकी, उसमें सुधार आया था। फिर जाति व्यवस्था में परिवर्तन, यानी जो जाति व्यवस्था नियम कानूनों पर आधारित थी उसमें भी परिवर्तन आया था। फिर संयुक्त परिवार का विघटन, यानी संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा, क्योंकि पहले जो संयुक्त परिवार एक साथ रहता था, किंतु जब उपनिवेश काल आया तो लोग भारतीय समाज में, यानी जो परिवर्तन होने लगे, तो भारतीय समाज के लोग संयुक्त परिवार का विघटन करके रोजगार की तलाश में बाहर निकलने लगे। फिर विवाह की संस्था में परिवर्तन, यानी विवाह की जो संस्थाएं थी उसमें परिवर्तन होने लगा, और धीरे धीरे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होने लगी, यानी समाज के लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होने लगी। तो बच्चों, ये हमारा हुआ उपनिवेश काल में भारतीय समाज में हुए मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन। कुरीतियों की समाप्ति, स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार, जाति व्यवस्था में परिवर्तन, संयुक्त परिवार का विघटन, विवाह की संस्था में परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। अब बच्चों आगे देखते हैं हम औद्योगिकरण के कारण हुए सामाजिक परिवर्तन। अब औद्योगिकरण के कारण हुए सामाजिक परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप समाज के प्राचीन मूल्यों, नियम कानूनों जिनको कह सकते हैं, में अनेक परिवर्तन हुए। यानी औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप समाज के नियम कानूनों में अनेक परिवर्तन हुए तथा उनकी मान्यता घट गई, और समाज में कर्तव्यपरायणता, नियमितता, कानून का पालन आदि को स्वीकार किया जाने लगा। ठीक, यानी जब औद्योगिकरण शुरू हुआ भारत में, तब समाज में कौन कौन से परिवर्तन हुए? तो सबसे पहले प्राचीन जो रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, नियम कानून थे, उनको समाप्त कर दिया गया और उनकी मान्यता घट गई, तथा समाज में कर्तव्यपरायणता, नियमितता, कानून का पालन आदि को स्वीकार किया जाने लगा। अब आगे देखते हैं हमारा सातवां प्रश्न क्या बनता है इससे, जो ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छांट कर रखे हैं इसमें। औद्योगिकरण के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन। तो औद्योगिकरण के कारण, यानी जब देश में या समाज में औद्योगिकरण बढ़ने लगा, उद्योगों का विकास होने लगा, तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होने लगे? तो पारिवारिक संगठन पर प्रभाव, यानी जो पारंपरिक पारिवारिक संगठन थे उन पर प्रभाव पड़ने लगा। क्यों प्रभाव पड़ने लगा? क्योंकि पहले जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार थे, किंतु जब औद्योगिकरण भारत में पनपने लगा तो लोग रोजगार की तलाश में बाहर निकलने लगे, जिससे के कारण उनका पारिवारिक जो संगठन था वो बिखरने लगा, यानी संयुक्त परिवार टूटने लगा। फिर जजमानी प्रथा की समाप्ति। अब देखिए यहाँ पर जजमानी, औद्योगिकरण के कारण जजमानी प्रथा की समाप्ति क्यों हुई? क्योंकि पहले जो जजमान होते थे लोग उनसे, यानी उन जजमानों से या रईसों से धन लेकर के, धन किसे, यानी उधार लेकर के या कैसे कर्ज के रूप में लेकर के खेती किया करते थे, और उन्हीं के यहाँ गुलाम की तरह ज़िंदगी जिया करते थे। तो उस प्रथा की समाप्ति हो गई, यानी जजमानी प्रथा की समाप्ति हो गई। और पारिवारिक नियंत्रण, यानी औद्योगिकरण के कारण पारिवारिक नियंत्रण भी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो गई और उनकी आय में बढ़ोतरी होने लगी, जिसके कारण परिवार पर नियंत्रण रहने लगा। और लौकिक विचारों को बढ़ावा, यानी लौकिक विचार क्या होते हैं? जो व्यक्ति के लौकिक विचार थे समाज के प्रति या समाज के लोगों के प्रति, जैसे ऊंच नीच की भावना का होना, जाति पात की भावना का होना, तो ऐसे प्रकार के लौकिक विचारों को भी बढ़ावा मिलने लगा, यानी उन विचारों को समाप्त कर दिया गया। और सामाजिक, यानी औद्योगिकरण में जब व्यक्ति औद्योगिकरण के कारण उद्योगों में कार्य करने लगा तो सभी जातियों के सदस्य एक साथ मिलकर कार्य करते थे, जिससे उनके लौकिक विचारों को बढ़ावा मिलता था। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा।
मैंने बताया बच्चों, वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारा 8वां प्रश्न क्या बनता है। 8वां प्रश्न हमारा है कि नगरीकरण किसे कहते हैं, नगरीकरण है क्या। तो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी होगा कि नगरीकरण यानी एक नगर को शहर बनाने की प्रक्रिया, यानी नगरीकरण यानी एक कह सकते हैं कि रोजगार के द्वारा या उद्योगों के द्वारा नगर को अत्यधिक कुशल बनाने की प्रक्रिया ही नगरीकरण कहलाती है, जो कि समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड ने कहा है कि नगरीकरण नगर को बनाने की एक प्रक्रिया है। देखिए, नगर तो बहुत होता है, लेकिन एक आदर्श नगर वह होता है जहाँ सभी प्रकार के सुलभ संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों, जैसे रोजगार, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ और संसाधन, ये संपूर्ण संसाधन जहाँ मौजूद हों उस नगर को हम एक आदर्श नगर कहते हैं। तो नगरीकरण की परिभाषा यह है कि समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड के अनुसार नगरीकरण नगर को बनाने की एक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य व्यक्तियों अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं का नगरीय क्षेत्रों के अनुरूप बनाना है। यानी नगरीकरण का तात्पर्य क्या होता है कि व्यक्तियों अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं का, यानी समाज में होने वाले प्रक्रियाओं का नगरीय क्षेत्रों के अनुरूप बनाना है। या आप कह सकते हैं कि नगर के क्षेत्रों की जनसंख्या, यानी जो नगर के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या होती है, और प्लस वहाँ के कार्यों को बढ़ावा देना ही, यानी वहाँ की जनसंख्या को और वहाँ के कार्यों को बढ़ावा देना ही नगरीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नगरीकरण के क्षेत्रों की जनसंख्या, यानी नगरीकरण नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या, जो शहर के क्षेत्रों की जनसंख्या को बढ़ावा देना और वहाँ के कार्यों को बढ़ावा देना ही नगरीकरण कहलाता है। क्योंकि नगरीकरण, एक कुशल नगरीकरण कब होता है, जब गाँव के लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर भागने लगते हैं। तो वहाँ शहर में लोगों का, यानी शहर में उद्योग धंधे, चूँकि उद्योग धंधे फैक्ट्रियाँ अधिक होती हैं, तो गांव के लोग रोजगार की तलाश में वहाँ जाने लगते हैं, जिससे नगर में सदस्यों का, यानी यहाँ को लिखा है मैंने, नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ने लगती है, तो वहाँ के कार्यों को भी बढ़ावा मिलता है, यानी वहाँ के कार्य भी बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे संसाधनों को ही हम नगरीकरण कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे, हमारा 9वां प्रश्न बनता है नगरीकरण का सामाजिक अंधविश्वासों की समाप्ति में योगदान। यानी नगरीकरण का सामाजिक अंधविश्वासों में समाप्ति का क्या योगदान था। तो नगरीकरण का सामाजिक अंधविश्वासों, यानी सामाजिक अंधविश्वास कौन कौन से थे, जैसे धार्मिक पहले अंधविश्वास था, फैशन को प्रोत्साहन, यानी पहले फैशन नहीं होता था, आँख मूंद कर चलने की प्रक्रिया थी। तो इस प्रकार के जो अंधविश्वास थे, इनकी समाप्ति में क्या नगरीकरण का क्या योगदान था। तो यहाँ पर देखते हैं, इनकी समाप्ति पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के योगदान थे। जैसे धार्मिक विश्वास, यानी जो पहले अंधविश्वास फैला हुआ था, धर्म के प्रति अंधविश्वास था, लोग अपने धर्म के प्रति अंधविश्वासी बनकर जीवन जीते थे। तो उन्होंने अब क्या किया, नगरीकरण, जब नगरीकरण के द्वारा वो शहर में जाकर बसने लगे, तो उन्होंने अपने धार्मिक अंधविश्वासों को पीछे छोड़ दिया और सभी के साथ रहकर समाज में एक समान वर्क करने लगे। फिर दूसरा क्या, फैशन को प्रोत्साहन, यानी प्राचीन काल में क्या होता था कि स्त्रियां या जो व्यक्ति थे वो अपने फैशन को नहीं करते थे, यानी जो सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार पहनावा था उसे ही धारण करते थे, और पर्दा प्रथा का प्रचलन था। किंतु जब वो नगरीकरण में प्रवेश करने लगे, अर्थात नगरों की ओर रोजगार की तलाश में जाने लगे, तो उनकी सोच में परिवर्तन हुआ और पर्दा प्रथा की समाप्ति हो गई वहीं से, तथा चमक दमक, सजावट और आकर्षण का महत्व बढ़ गया। यानी उन्होंने अपने पहनावे में चेंजिंग कर ली, कह सकते हो, पहनावे में यानी अपने पहनावे को बदल दिया कह सकते हैं, तथा चमक दमक और सजावट के महत्व को वो समझने लगे। उसके बाद तीसरा हमारा अंधविश्वास क्या था, आंख मूंद कर चलने की प्रक्रिया। यानी जो हमारे प्राचीन रीति रिवाज थे, उन पर जो हमारी प्राचीन काल की जनसंख्या थी या लोग थे, वो वहाँ के जो रीति रिवाज थे उस पर आँख मूंद कर चलने की प्रक्रिया बनी हुई थी, यानी वो आँखें बंद करके उस पर चलते रहते थे। किंतु जब नगरीकरण का विकास हुआ समाज में, तब वो रोजगार की तलाश में बाहर जाने लगे, जिससे उनके आँख मूंद कर चलने की प्रक्रिया की समाप्ति हो गई। यानी जैसे जाति प्रथा की समस्या थी, वो अपनी जाति प्रथा के प्रति, ऊंच नीच की भावना के प्रति और ग्रामीण रीति रिवाजों के प्रति आँख मूंद कर उस पर विश्वास करते थे। लेकिन जब वो शहर में जाकर बसने लगे, तो उनकी इस प्रक्रिया की समाप्ति हो गई, तथा वे अपने तर्क को प्रोत्साहन देने लगे, यानी तर्क को ही प्राथमिकता देने लगे, यानी अपने कार्य को ही प्राथमिकता देने लगे। तो बच्चों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स के ज़रिए फिर हमें बता सकते हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं हम
10वां प्रश्न हमारा क्या बनता है, औद्योगीकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर पड़ने वाला प्रभाव। औद्योगीकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर पड़ने वाला प्रभाव। अब औद्योगीकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर पड़ने वाला प्रभाव कौन कौन सा था, तो इसके मुख्य रूप से 2 प्रभाव पड़े थे। यानी औद्योगीकरण के भारतीय सामाजिक संरचना पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रभाव पड़े। पहला क्या था, द्वितीयक संबंधों में वृद्धि। यानी द्वितीयक संबंध जो होते थे, यानी हम जो घर से बाहर निकलकर दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, वो हमारे द्वितीयक संबंध कहलाते हैं। पहला संबंध तो हमारे परिवार के लोगों के यानी घर और परिवार के लोगों के प्रति बनता है, और दूसरा जब हम बाहर निकलते हैं किसी रोजगार की तलाश में, कार्य की तलाश में, तो वहाँ के लोगों के प्रति जो हमारा घुलनशील व्यवहार होता है, व्यवहार से जो हम अपने संबंध स्थापित करते हैं, वो हमारे द्वितीय संबंध कहलाते हैं। तो इसमें वृद्धि होती है। तथा दूसरा क्या होता है, जाति का कम महत्व। यानी जाति को कम महत्व मिलता है, जाति प्रथा का महत्व समाप्त हो जाता है और सभी जातियां एक समान रहने लगती हैं। तो यहाँ औद्योगिकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है, द्वितीयक संबंधों में वृद्धि। तो द्वितीयक संबंधों में वृद्धि क्या है, घर ग्रह यानी व्यक्ति का कार्य से मतलब होता है। द्वितीयक संबंधों में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि व्यक्ति का कार्य से मतलब होता है और योग्यता को अधिक महत्व मिलता है। कार्य से मतलब व्यक्ति कोई भी मजदूर रखता है तो उसको अपने कार्य से मतलब होता है, उससे ये नहीं मतलब होता किस जाति का है, किससे संबंधित है, वो अपने कार्य से मतलब रखता है। तो इसमें द्वितीयक संबंधों में वृद्धि होती है, यानी उसका व्यवहार उससे जुड़ जाता है, वो अपने कार्य से मतलब रखता है, इसलिए द्वितीयक संबंधों में वृद्धि होती है। योग्यता को अधिक महत्व होता है, यानी इसमें योग्यता को अधिक महत्व क्यों मिलता है, क्योंकि जो व्यक्ति योग्य होता है वही कार्य कुशल होता है, और जो कार्य कुशल होता है तो वह संबंध बनाने में भी निपुण होता है, इसलिए द्वितीयक संबंधों में वृद्धि अपने आप हो जाती है। द्वितीयक यानी योग्यता को अधिक महत्व इसमें मिलता है, योग्यता के कारण ही व्यक्ति कुशल रोजगार को ग्रहण करता है। फिर धन का अधिक महत्व, यानी जो व्यक्ति धनी होता है तो वहाँ पर जाति प्रथा सामने नहीं आती है उसके विकास के मार्ग में, इसलिए धन को अधिक महत्व मिलता है, और धन के महत्व के कारण व्यक्ति उनसे संबंध सीधा बनाना शुरू कर देता है, रोजगार की तलाश में उनसे संबंध बना लेता है, इसलिए द्वितीयक संबंधों में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर पड़ने वाला प्रभाव यह था कि द्वितीयक संबंधों में वृद्धि। तथा दूसरा संबंध क्या है, जाति का कम महत्व। यानी जाति का कम महत्व क्यों होता है कि प्रत्येक जाति के लोगों का सम्मिलित होकर कार्य करना, यानी जो उद्योग धंधे या अन्य कार्यक्रम होते हैं, या कह सकते हैं आप कि जो हमारे वर्क्स होते हैं शहर में, फैक्ट्रियों में, तो वहाँ पर प्रत्येक जाति के लोग एक साथ सम्मिलित होकर कार्य करते हैं, इसलिए जाति प्रथा का कम महत्व वहाँ होता है। और कुशल श्रमिक कारीगर, यानी जो वहाँ पर जो कुशल श्रमिक होते हैं वो किस जाति से होते हैं, इससे फैक्ट्री मालिक को कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उन्हें एक कुशल यानी जो कुशल कारीगर होता है उसकी आवश्यकता होती है, ना कि उसकी जाति से मतलब होता है। और एक साथ निवास तथा खान पान, यानी सभी श्रमिक मिल करके जो फैक्ट्री के कार्य करने वाले वर्कर होते हैं वो सभी एक साथ मिल करके एक ही साथ निवास करते हैं तथा कार्य करते हैं, और खान पान भी एक साथ, यानी उनका लंच होता है तो एक साथ होता है। इसलिए जब यहाँ पर यानी औद्योगिकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ जाति का महत्व कम होता है, सभी अपने कार्यों के प्रति विश्वास रखते हैं और आपसी भेदभाव को त्याग देते हैं। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है। 11वां प्रश्न है कि औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर प्रभाव। तो औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके 2 प्रमुख प्रभाव हैं। पहला आवास की समस्या, दूसरा पारिवारिक विघटन। पहला है हमारा आवास की समस्या और दूसरा पारिवारिक विघटन। देखिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन आवास की समस्या क्यों होती है, औद्योगिकरण से संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो संयुक्त परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव, तो पहला होता है हमारा आवास की समस्या। आवास की समस्या क्यों हो जाती है, औद्योगिक केंद्रों पर अधिक जनसंख्या होती है, यानी जो औद्योगिक केंद्र होते हैं या बड़े बड़े शहरों में उद्योग धंधे होते हैं, तो वहाँ पर केंद्रों पर अधिक जनसंख्या होती है, लोगों की जो जनसंख्या होती है वो बहुत अधिक होती है, तथा वहाँ सुविधाओं और आवासों की कमी, यानी जब एक शहर में जनसंख्या अधिक हो जाती है या एक उद्योग धंधे में जनसंख्या अधिक हो जाती है तो वहाँ सुविधाओं और आवासों की कमी हो जाती है, यानी वहाँ उद्योग धंधे में इतने आवास नहीं होते हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार, यानी जो वहाँ के रोजगार यानी वर्कर होते हैं, वर्कर्स होते कहते सकते हो, और कार्य करने वाले लोग होते हैं, वो उनकी आर्थिक स्थिति यदि मजबूत नहीं होती तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ऐसी बस्तियों को चुनते हैं जहाँ किराया कम होता है। तो आर्थिक स्थिति के अनुसार
किराएदार मकानों का चुनाव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में घनी और गंदी बस्तियां ही मिलती हैं जहां किराया कम होता है, जिसके कारण गंदी बस्तियों का निर्माण, यानी सभी वर्कर्स ऐसे ही कार्य को स्थानों को ढूंढते हैं जिसके कारण वहां गंदी बस्तियों का निवास यानी निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं आवास की समस्या औद्योगिकरण के संयुक्त परिवारों पर प्रभाव की सबसे बड़ी समस्या है आवास की समस्या। और दूसरी है पारिवारिक विघटन। अब पारिवारिक विघटन क्यों होता है? सदस्यों की अधिकता के कारण, यानी जब सदस्यों के परिवार में सदस्यों की अधिकता हो जाती है तो पारिवारिक विघटन हो जाता है। दूसरा आवास की यानी मकान की समस्या के कारण, यदि एक परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या अत्यधिक होती है तो वहाँ आवास की समस्या अपने आप उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में फिर रोजगार की कमी, यानी रोजगार जब कार्य करने यानी रोजगार की कमी के कारण आप कह सकते हैं कि रोजगार उनको ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक मिल नहीं पाता है, जिसके कारण वो कार्य की तलाश में बाहर निकलने लगते हैं। इससे संयुक्त परिवार का विघटन होने लगता है, यानी परिवार का विघटन होने लगता है। फिर धन की कमी, यानी परिवार में सदस्यों की अधिक संख्या होती है जिसके कारण परिवार के पालन पोषण में कमी आती है, तो धन की कमी हो जाती है। इसलिए धन को कमाने के लिए लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं रोजगार के लिए, इससे भी पारिवारिक विघटन होता है। और अनुचित शिक्षण व्यवस्था, यानी ये अनपढ़ लोगों के लिए या कह सकते हैं आप निम्न और मध्य परिवारों के लिए नहीं बल्कि उच्च परिवार जो हैं उनमें भी पारिवारिक विघटन होता है। जैसे बच्चों की अनुचित शिक्षण व्यवस्था, तो यदि अनुचित शिक्षण व्यवस्था होती है तो उचित शिक्षा के लिए वो शहर की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसके कारण एकाकी परिवार का निर्माण होता है, यानी पारिवारिक विघटन शुरू हो जाता है उनका और एकाकी परिवार का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, सॉरी बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आया तो मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि आप कमेंट्स के जरिए मुझसे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो पुनः हम एक बार पढ़ाने का प्रयास करेंगे आपको। फिर अब हमारा लास्ट प्रश्न बच्चों इस चैप्टर से बनता है कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली दो प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। यानी औद्योगिकरण एवं नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली दो प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले गंदी बस्तियों का विस्तार होता है। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली सबसे पहली समस्या है गंदी बस्तियों का निर्माण। और दूसरा क्या है? संयुक्त परिवारों का विघटन, यानी संयुक्त परिवार जो होते हैं उनका विघटन टूटना। विघटन का अर्थ होता है टूटना, यानी उनका विघटन होने लगता है। तो गंदी बस्तियों का विस्तार कैसे होता है? रोजगार की तलाश में शहर की ओर आवागमन, यानी जो लोग होते हैं वो रोजगार की तलाश में, इस गाँव के लोग जो होते हैं वो रोजगार की तलाश में शहर की ओर आवागमन उनका शुरू हो जाता है, जिससे गंदी बस्तियों का निर्माण, यानी वो जाकर किसी, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया है आपको कि वे जाकर ऐसे धन की कमी के कारण ऐसे क्षेत्रों को चुनते हैं जहाँ का किराया कम हो और वो उसी स्थान को वो चुनते हैं जिससे गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। फिर आवास की समस्या, यानी रहने की समस्या उनके पास कम होती है, जिसके कारण वे सघन बस्तियों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ का खर्च जो होता है वो कम होता है। फिर धन की कमी के कारण भी वो गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते और सघन बस्तियों में जाकर निवास करने लगते हैं। फिर कम धन वाली बस्तियों का चुनाव, यानी जो ग्रामीण लोग हैं वो कार्य करने के लिए शहर की ओर जब जाते हैं तो वहाँ धन की कमी के कारण वो कम धन वाली बस्तियों का चुनाव करते हैं, यानी ऐसे क्षेत्रों का चुनाव करते हैं जहाँ रहने के लिए उनको किराया कम देना पड़े, ऐसी बस्तियों का चुनाव करते हैं। तो जब सभी लोग ऐसे बस्तियों का चुनाव करने लगते हैं तो उस बस्तियों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और ऐसी स्थिति में गंदी बस्तियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर हमारा दूसरा जो पॉइंट बनता है, दूसरा बिंदु बनता है, दूसरी समस्या है संयुक्त परिवारों का विघटन। तो अभी मैंने बताया है पिछले प्रश्न में और फिर बता रहे हैं कि अत्यधिक परिवार के सदस्य संख्या होने के कारण संयुक्त परिवारों का विघटन होता है, क्योंकि अत्यधिक संख्या हो जाती है तो रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए तथा खेती अत्यधिक समस्याएं उनके पास उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण परिवारों का विघटन होता है। फिर आवास की समस्या, यानी एक स्थान कह सकते हैं आप, एक परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है किंतु उनके पास रहने के लिए घर कम होता है, जिसके कारण संयुक्त परिवार में विघटन हो जाता है, यानी लोग अब अलग घर बनाकर रहने लगते हैं। भूमि की कमी के कारण, यदि भूमि की कमी होती है तो वो खेती सभी व्यक्ति उससे अपने आजीविका नहीं पूरी कर पाते,
जिसके कारण ये अपनी आजीविका को नहीं कमा सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए भूमि की कमी जब होती है तो रोजगार की तलाश में बाहर निकलते हैं और संयुक्त परिवार का विघटन इससे हो जाता है। फिर धन की कमी के कारण जब भूमि की कमी होगी तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास धन की कमी भी पड़ जाएगी और धन को कमाने के लिए वे रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, जिसके कारण संयुक्त परिवार का विघटन हो जाता है। फिर अकुशल शिक्षण व्यवस्था, यानी जो उच्च परिवार होते हैं ग्रामीण के, उनकी भी यह समस्या होती है कि गांव में उनके बच्चों को उचित शिक्षण व्यवस्था नहीं मिल पाती, जिसके कारण वे अपने परिवार को अर्थात अपने बच्चों को लेकर के शहर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इससे भी संयुक्त परिवार का विघटन होता है। और फिर आपसी मतभेद, यानी परिवार में आपसी मतभेद के कारण भी या आपसी झगड़ा के कारण भी परिवारों का विघटन हो जाता है। और फिर अगला हमारा बिंदु है रोजगार की कमी, यानी जब गाँव में रोजगार उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण गांव के लोग रोजगार की तलाश में अथवा आप कह सकते हैं अथवा कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजगार की तलाश में शहर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, जिससे उनके संयुक्त परिवार का विघटन होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार औद्योगिकरण एवं नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएं होती हैं, जिनके कारण गंदी बस्तियों का विस्तार भी होता है और संयुक्त परिवार का विघटन भी होता है। तो बच्चों, ये यहीं पर हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हम एक बार पुनः आपसे कह रहे हैं, नीचे दिए हुए कमेंट्स बॉक्स के जरिए कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।